बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतिशाम ऑफिशियल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। डॉक्टर शहबाज गिल के केस के अपडेट्स के हवाले से ये व्लॉग है, लेकिन आगाज़ में ही मुझे एक हदीस याद आ गई नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि अपनी ज़बान को अपने काबू में रखो। तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जो कुछ बोलते हैं क्या इस पर हमारी गिरफ्त होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम में लोग ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से औंधे मुँह गिरेंगे। तो ये इस हदीस का मफ़हूम है जो मैंने आपके सामने पेश किया। तो कहने का मकसद यह है कि अपनी ज़बान को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। आपको नहीं पता लगता कि कभी आप किसी का दिल दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी करें, कोई आपके लिए ऐसी फीलिंग्स रखे जिसकी वजह से आपको नुकसान हो। वो वैसे कुछ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर शहबाज गिल ने ये कुछ किया और ये इनके ऊपर फिट बैठती है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। ये बात ज़रूर मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं वो अपनी ज़बान की वजह से एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए और उनसे ब्लंडर कमिट हुआ है, बहुत बड़ा ब्लंडर कमिट हो गया, जिसकी वजह से अब उनकी अपनी पार्टी उनसे डिस्टेंस कर रही है। इमरान खान साहब उनका दिफा करने की ख्वाहिश होने के बावजूद उनका दिफा करने में बेबस हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे पास जो इतलात ख़बरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि आर्मी के रैंक्स एंड फाइल्स में इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो शदीद गम और गुस्से का है। और वो लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने फ़ौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, लिहाजा इनके ऊपर आर्मी एक्ट अप्लाई होना चाहिए और इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए और आर्मी एक्ट के तहत इनको सज़ा होनी चाहिए। वो हो सकता है, नहीं हो सकता, एक अलग सवाल है, उसके ऊपर मैं एक अलग से व्लॉग भी करूँगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि डॉक्टर शहबाज गिल पे इल्ज़ाम है क्या? इल्ज़ाम तो यही है ना, जो चार्जशीट है डॉक्टर शहबाज गिल पे वो ये है कि उन्होंने ब्रिगेडियर रैंक तक के ओहदेदारों को उन लोगों से जो ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर हैं तकसीम करने की कोशिश की। इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने ब्रिगेडियर रैंक तक के रैंक्स को एक सियासी जमात से मुंसलिक करने की कोशिश की है। पाक फ़ौज के अफसर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपने ही शहीदों के ख़िलाफ़ सहाफ़ियों को फीड किया है। इल्ज़ाम ये भी है डॉक्टर शहबाज गिल पे कि उन्होंने सिविल इदारों के अफसरान को भी बगावत पर उकसाया है, अवाम को भी बगावत पर उकसाया और ये कहा कि अगर आप ये जंग नहीं लड़ेंगे सड़कों पर तो फिर हम अमरीका और हिंदुस्तान की कॉलोनी बन जाएंगे। और अफसरान को फ़राइज़ की अंजाम दही की सूरत में डराया धमकाया। अब मैं ये सोच रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि डॉक्टर शहबाज गिल जब ये सारी गुफ्तगू कर रहे थे तो व्हाट वाज हिज स्टेट ऑफ माइंड? वो किस स्टेट ऑफ माइंड में सारी गुफ्तगू कर गए? क्या उन्होंने नहीं सोचा, या अगर उन्होंने सोचा तो क्या उन्हें अदराक नहीं था कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कुछ अरसे से जब से वो अवाम में मजीद मकबूल हुई है जलसों जुलूसों की सूरत में, तो उन्हें लगना शुरू हो गया कि हम अनटचेबल्स हैं। अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, हम किसी को कुछ भी कह दें। क्योंकि ये तो रिवायत है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप माने कि वो अपने सियासी मुखालिफिन की तो हद तक करते हैं, उनको तो गाली गलोच करते हैं, उनको तो बुरा भला कहते हैं, बगैर सबूत के भी कह जाते हैं। लेकिन वो लोग जिनका बराह रास्त सियासत से ताल्लुक नहीं, मिसाल के तौर पर मीडिया, उसमें कुछ लोग मैं मानता हूं कि आपके खिलाफ एजेंडे पर काम करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो जायज़ तनकीद आपके ऊपर करते हैं किसी एजेंडे की वजह से नहीं करते हैं, आप उनको भी ज़मीर फरोश कहते हैं, आप उनको भी लफाफा कहते हैं, आप उनको भी बिकाऊ माल कहते हैं। आप नहीं ख्याल करते कि किसी की क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या एथिक्स है, क्या ख़ानदानी बैकग्राउंड है, वो व्हाट डज ही स्टैंड फॉर, लेकिन आप कुछ भी कह देते हैं और आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आपकी सोशल मीडिया पे जो ट्रोल्स हैं उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि सियासी मुखालिफिन से बात निकलकर, सहाफ़ियों से बात निकलकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बात निकलकर अदलिया तक पहुंची और अदलिया के जज, हमने सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तस्वीरों पर लोगों को जूते मारते हुए देखा और वो सोशल मीडिया पर चीज़ें आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैदरिंग्स में ये अमल होते हुए देखा जब वो कासिम सूरी की रूलिंग के हवाले से फैसला आया था। फिर वो इतना आगे बढ़ गया कि फौज तक बात चली गई और फौज के भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से ट्रोलिंग शुरू हो गई। गद्दार कहा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, क्या कुछ नहीं कहा गया डीजी ISPR को, कितनी ट्रोलिंग हुई, लेकिन कोई रद्द अमल उस हवाले से सामने PTI के खिलाफ, बराह रास्त किसी मेंबर के खिलाफ, किसी रहनुमा के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ उस तरह से नजर नहीं आया उस टाइम पे, इस ट्रोलिंग की वजह से।
उन्हें लगा जी अब हम कुछ भी कर सकते हैं, अब हम कुछ भी कह सकते हैं। या तो ये लगा, या तो ये ओवर कॉन्फिडेंस था, या फिर ये बेवकूफ़ी थी। यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं फौज के रैंक्स एंड फाइल्स को एड्रेस करने के बाद कि जी आप हुक्म मानने से पहले ये ज़रूर सोचें कि आप कहीं गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। ओ भाई क्या बात कर रहे हो आप हुक्म मानने से पहले ये ज़रूर देखें कि आपका अपना एक कॉन्शियस भी है, आपने अमर बिल मारूफ पढ़ा भी हुआ है, आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान के शहरी हैं। तो आर यू ट्राइंग टू इम्प्लाई कि जो आपको हुक्म दे रहा है आपका सुपीरियर ऑफिसर, उसका कॉन्शियस नहीं है, या उसने अमर बिल मारूफ नहीं पढ़ा हुआ है, या उसकी वैल्यूज नहीं है, या वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है, या वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए हुए पाकिस्तान का शहरी नहीं है। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप फौजी अफसरों को ये कह रहे हैं कि आप हुक्म मानने से पहले ये सोचें कि आप ये सब कुछ हैं। तो अगर वो ये सोचे कि वो सब कुछ है, तो क्या आप ये कहने के लिए उनको आमादा कर रहे हैं कि जो आपको हुक्म दे रहे हैं वो सब कुछ नहीं है? भाई वो ये सब कुछ है, वो ये सब कुछ है, तो आप कैसे? और दूसरा मुझे एक बात बताएं, आपने जो इतने आराम से आपने समझा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा है, आपने समझा ये कराची में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में कोई जलसा हो रहा है, पीटीआई के टाइगर सामने खड़े हैं, सपोर्टर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, जिनको आप कुछ भी कह देंगे और वो चल जाएगा। अपने सियासी मुखालिफिन के हवाले से या दीगर लोगों के हवाले कुछ भी कह दो वो चल जाएगा, और उनके सामने आप कुछ भी बोल। आप एड्रेस कर रहे हैं रैंक्स एंड फाइल्स को, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आपने हुक्म मानते हुए ये जरूर देखना है कि आप कहीं गद्दारी के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। भाई आर्मी एक्ट पढ़ लो, सेक्शन 33 पढ़ो, डिसोबीडियंस ऑफ अ लॉफुल कमांड। आर्मी यूनिटी ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड, डिसिप्लिन फोर्स क्यों है? क्यों कहते हैं कि आर्मी में यूनिटी ऑफ कमांड है, चेन ऑफ कमांड? वो इसलिए है कि उसके अंदर बाकायदा तौर पे आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड को मानना पड़ता है, और अगर आप नहीं मानते हैं तो उसके फिर नताइज निकलते हैं। सेक्शन 33 डिसोबीडियंस ऑफ अ लॉफुल कमांड की बात करता है, जिसमें अगर कोई फौजी जवान या अफसर अपने सुपीरियर ऑफिसर की कमांड को नहीं मानता है तो उसको 14 साल तक सजा हो सकती है, जिसको 14 साल तक सजा हो सकती है डिसोबीडियंस ऑफ लॉफुल कमांड पे। उसको आप ये कह रहे हैं कि आप हुक्म मानने से पहले ये देखो कि जो हुक्म आप मान रहे हो, वो जो आपको हुक्म दे रहा है वो कहीं आपको गद्दारी का मुर्तकिब तो नहीं कराता। ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या नॉनसेंस है? फिर आर्मी एक्ट में आप आगे देखें सेक्शन 34, निग्लेक्ट टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स को मानने में अगर निग्लेक्ट भी करता है कोई फौजी जवान या अफसर, तो उसकी कन्विक्शन बाय कोर्ट मार्शल हो सकती है, जिसकी सजा 2 साल तक है। उसके बाद आगे आप एब्सेंस विदाउट लीव में देख लें। ये आर्मी ऐसा इदारा नहीं है कि आप आज कहें कि मेरे पेट में दर्द है, मेरा ये काम जरूरी पड़ गया था, मैं इस वजह से ड्यूटी पर नहीं आ सकता, मैं परेड पर नहीं जा सकता, मैं महाज पर नहीं जा सकता। अगर आप गैर हाजिर हैं सर्विस से विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन एंड विदाउट प्रॉपर लीव, तो आपको 3 साल तक सजा हो सकती है। ये लॉ है, इसी वजह से वो डिसिप्लिन फोर्स है, इसी वजह से यूनिटी ऑफ कमांड है, इसी वजह से चेन ऑफ कमांड है। तो अगर आप उनको ये कहेंगे कि आप लोगों ने हुक्म मानने से पहले ये सोचना है भाई कि हुक्म दुरुस्त है, गलत है, लॉफुल है, अनलॉफुल है, तो सबसे पहले तो उनका जो एतमाद है अपनी मिलिट्री लीडरशिप पे, आप उसको शेक कर रहे हैं या उसको शेक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके ज़हन में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हें हुक्म दे रहा है वो शायद अपने कॉन्शियस को फॉलो नहीं करता, जो आप ही के अल्फाज है ना, वो शायद अमर बिल मारूफ को फॉलो नहीं करता, वो शायद वैल्यूज नहीं रखता, वो खुदा न खास्ता शायद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नहीं है, शायद वो कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का शहरी नहीं है। What kind of statements were these? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि डॉक्टर शहबाज गिल किस स्टेट ऑफ माइंड में थे, क्या कहना चाह रहे थे। देखें, हमारी कौम का सबसे बड़ा मसला ही जो है वो तकसीम दर तकसीम है। हम बटे हुए लोग हैं सियासी तौर पे, कौमियत के हवाले से। आप देखें ना, एक तो ये देख लें कि मजहबी तौर पे भी फिरकों में क्या हम नहीं बटे हुए हैं। कोई सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी नहीं है। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान के नारे इस मुल्क में नहीं लगे हैं। कोई अराई, जट, राजपूत, कोई शेख, बट नहीं है इसके अंदर। उसके बाद तबकाती तकसीम है, उसके बाद सियासी तकसीम है। अब तो कोई पीटीआई वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई मौलाना की पार्टी से ताल्लुक रखता है, लेकिन फौज किसी तकसीम को नहीं मानती है। वो एक इदारा है। वो ये कहते हैं कि जो फौज में भर्ती हो गया है वो फिर अब एक डिसिप्लिन का हिस्सा है।
उसकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं हो सकती। ये आइन में भी लिखा हुआ है। हाँ, हर शहरी का हक है बशमूल एक फौजी जवान और अफसर और सरकारी मुलाजिम के कि वो वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन वो किसी सियासी जमात के एजेंडे को प्रमोट नहीं कर सकता, उसका हिस्सा नहीं बन सकता, उसमें शमूलियत इख्तियार नहीं कर सकता, उसकी मेंबरशिप नहीं ले सकता। और ये नहीं आप उसको कह सकते कि ये जो रैंक्स हैं, लांस नायक और हवलदार और सिपाही कैप्टन मेजर कर्नल ब्रिगेडियर, इनको जो पाकिस्तान के लिए एजेंडा चाहिए वो पीटीआई उन्हें फराम कर, उनका इदारा है भाई, वो उन्हें फराम करता है, इदारा फराम करता है। इदारे का अपना एक विजन है, उसका एक डिसिप्लिन है, उसकी एक यूनिटी ऑफ कमांड है, उसकी एक चेन ऑफ कमांड है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। वहां पे कोई सबऑर्डिनेट किसी सुपीरियर ऑफिसर को ये नहीं कह सकता कि सर क्योंकि आपकी इंक्लिनेशन जाती तौर पर, मुझे पता है आपने वोट डाला था पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ को, तो इस वजह से मैं आपका हुक्म नहीं मानता क्योंकि आप तो चोरों डाकुओं के साथ मिले हुए। ये कह सकते, इज दिस द काइंड ऑफ डिवाइड दैट यू वांट टू क्रिएट इन द फोर्सेस? या ये नहीं कह सकता कि आपने पीटीआई को वोट डाला था और मैं तो नून लीग का सपोर्टर हूं, इस वजह से मुझे लगता है कि आपका ऑर्डर दुरुस्त नहीं है। इज दिस द काइंड ऑफ डिवाइड यू वांट टू क्रिएट इन द फोर्स? इस तरह तो खुदा ना खास्ता फौज तितर-बितर हो जाएगी। हर कोई अपनी अपनी डेफिनेशंस और लॉयल्टीज और एफिलिएशंस के मुताबिक फैसले करने लग पड़ेगा, हर कोई सवाल उठाएगा। देखें, वो इदारे में एक फैसला होता है, एक थिंक टैंक बैठता है, पॉलिसी बनती है, फैसला होता है, और फिर जब एक दफा फैसला हो जाता है और वो कम्युनिकेट हो जाता है तो फिर उसको फॉलो करना पड़ता है। आपने ये नहीं देखना कि आपकी जाती लाइक्स और डिसलाइक्स क्या, इसी के ऊपर वो चल रहे हैं। अगर आप उनमें ये चीज डाल दें कि जी आपने खुद से सोचना है कि जो आपको अहकामात मिल रहे हैं वो दुरुस्त हैं या गलत हैं, कानूनी हैं, गैर कानूनी हैं, मॉरल हैं, इमोरल हैं, गद्दारी के मुर्तकिब आपको कर सकते हैं, हुब्बुल वतनी की डेफिनेशन जो आपकी उस पर फॉलो नहीं कर सकते, तो यहां पर तो हर बंदे की अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ चीजों की, और दुश्मन के हवाले से भी फिर अपनी अपनी डेफिनेशंस है। वो फिर महाज पर जाने से भी पहले ये सोचें कि उसकी नजर में तो ये हमारा दुश्मन है, लेकिन क्या मेरी नजर में ये हमारा दुश्मन है? दिस इज नॉट पॉसिबल। फिर खान साहब ने जो गिला किया, उन्होंने ये गिला किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ क्यों नहीं केसेस हुए, मरियम नवाज के खिलाफ क्यों? भाई, नवाज शरीफ ने फौजी जर्नैलों के खिलाफ अगर कोई बात की, अदारे के खिलाफ कोई बात की, मार्शल लॉज के, पहले तो इस चीज को क्लियर कर लें कि मार्शल लॉ के खिलाफ बात करना या उसकी मजम्मत करना कानूनी और आईनी तौर पर दुरुस्त है, कोई भी शख्स कर सकता है। वो नवाज शरीफ भी कर सकता है, वो इमरान खान भी कर सकता है, वो मौलाना फजलुर रहमान भी कर सकता है, वो जरदारी भी कर सकता है, और सबने की भी है। ये भी बात मान लें, समझ लें कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल सियासत में है तो उस पर भी तनकीद हो सकती है, आप कर सकते हैं, और हमारे पॉलिटिशियंस ने किया और खान साहब ने कम किया है, नवाज शरीफ साहब ने किया तो इमरान खान ने कम किया। अच्छा, फिर ये भी बात समझ लें, वैसे ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर जाती तौर पर किसी फौजी जर्नैल को अटैक किया जाता है, मिसाल के तौर पर अगर नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक किया था या मरियम नवाज ने जलसे में सिटिंग जनरल्स के नाम ले दिए थे, तो ये भी म्यूटनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। ये मैं कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं कि टेक्निकली ये म्यूटनी के उसमें फॉल नहीं करता, कि अगर आप एक इदारे पर जनरली पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तनकीद कर रहे हैं तो वो म्यूटनी या बगावत में पे उकसाने की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लाइन, देयर इज अ डिस्टिंक्शन, यू हैव टू ड्रॉ दैट डिस्टिंक्शन। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि जी फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए और हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये एक और चीज़ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फौजी जवानों, फौजी अफसरों, इस रैंक तक को तुम लोगों को हुक्म मानने से पहले सोचना चाहिए, और अगर हुक्म इन जो हमारे बताए गए असूल हैं उसके मुताबिक दुरुस्त नहीं है तो फिर आपको नहीं मानना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बात है, और अगर आप ये करते हैं तो फिर आप कानून की जद में आ सकते हैं, और वही कानून की जद में डॉक्टर शहबाज गिल बदकिस्मती से आए हैं, जिसका मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर शहबाज गिल को सोचना चाहिए था, और अगर उन्होंने किसी से डिस्कस किया था ये बोलने से पहले तो उन्हें समझाना चाहिए था, और अगर उन्होंने नहीं समझाया, ये वेल थॉट था, ये प्लान था, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं अब वो फिर सामने आ रहे हैं। अब बात रहेगी कि आर्मी एक्ट अप्लाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि ये इतना सादा मामला नहीं है कि आप इतने आराम से कह दें कि किसी पे आर्मी एक्ट अप्लाई करके उसका कोर्ट मार्शल कर दें सेक्शन 31D में, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट सजाए मौत है।
ये किसी की ज़िंदगी की बात है, किसी की लिबर्टी की बात है, और हम वो लोग नहीं हैं। मैं कम से कम वो आदमी नहीं हूँ जो और बड़े आराम से इसके ऊपर कोई फतवा सादर कर दूँ या अपनी राय दे दूँ कि जी ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, किसी का इमेज का भी मसला है ना, तो किसी को लफाफा बोलने से पहले भी सोचें कि ये लफाफा है, यानी अगर तो है तो एक्सपोज कर दे बुरी तरह, लेकिन अगर नहीं है, अगर आपके पास एविडेंस नहीं और सिर्फ ये आपका सियासी एजेंडा है, तो आप बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हैं और कभी ना कभी मुकाफाते अमल की सूरत में वो आपके सामने आती है। यह आपको सोचना चाहिए, यह आपको सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आर्मी एक्ट के हवाले से मैं ये कह रहा था, एक वकील की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू अ फेयर ट्रायल की बात करता है एक्यूज्ड के हवाले से। पूरी दुनिया की ज्यूरिस्प्रूडेंस उठा के देख लीजिए। मैग्ना कार्टा 1215 में मेरे ख्याल में बरतानिया में आया था और उसमें जो डिस्कशन हुई थी बुनियादी तौर पे वो राइट्स ऑफ द एक्यूज्ड की हुई थी कि मुल्ज़मान के ये हकूक़ हैं, उन्हें फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसके बाद जो फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स आई थी वो राइट्स ऑफ एक्यूज्ड के हवाले से थी। ये मुल्ज़मान के हकूक़ है, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, इससे कतई नज़र के जुर्म की नौयत क्या है, जो इल्ज़ाम है उसकी नौयत क्या है, वो जितना भी संगीन है, जितना भी ख़तरनाक है, लेकिन उसके बावजूद राइट टू अ फेयर ट्रायल हर मुल्ज़िम का हक है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर शहबाज गिल को वो हक मिलना चाहिए, और अगर वो उनको नहीं मिलता तो उस हवाले से मैं उनको सपोर्ट करूंगा, मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे दुख है इस बात का कि जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल कह गए हैं, जो कुछ डॉक्टर शहबाज गिल कह गए हैं, अपेरेंटली आई एम नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने कोई फैसला नहीं सुनाना, मैंने कोई जजमेंट नहीं सुनानी और मैं जजमेंट भी नहीं दे रहा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि अपेरेंटली वो जो कुछ कह गए हैं वो बादियों नजर में उसकी रोशनी में FIR दर्ज हो सकती थी और उनके खिलाफ दर्ज होगी। और अगर ये मामला आर्मी एक्ट तक नहीं भी जाता, कोर्ट मार्शल तक नहीं भी जाता, हालांकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, मेरे पास इत्तलात आ रही हैं कि फौज के रैंक्स एंड फाइल्स में गम और गुस्सा है। वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल ने फौज में तकसीम पैदा करने की कोशिश की है, लिहाजा इनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 31D में किसी सिविलियन का भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। वो हो सकता नहीं हो सकता, इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डॉक्टर शहबाज गिल को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और जो गलती भी उनसे हुई है, अगर उसकी कोई जस्टिफिकेशन है, अगर वो ये समझते हैं कि वो ये नहीं कहना चाहते थे, गलती से उनके मुंह से निकल गया। मेंजरिया एक बहुत बड़ी टर्म है कानून के अंदर, हम ये कहते हैं कि मेंजरिया और एक्ट्रेस मैच करता है तो उसके बाद फिर ट्रायल में गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है एक्यूज्ड को। वो टेक्निकल बात है, वो जब मैं ट्रायल के हवाले से बात करूंगा तो फिर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन बहरहाल गलती बादियों नजर में ऐसी थी कि जिसकी रोशनी में फिर FIR दर्ज होगी। और अगर सिर्फ उसी FIR को आप देख लें तो उसमें जो सेक्शन 124A है, 124A है, वो सेडिशन की बात करता है, यानी कि आप हुकूमत वक्त के खिलाफ बगावत करते हैं या किसी को उकसाते हैं या नफरत पैदा करते हैं या उसकी तौहीन करते हैं। आज मैं फवाद चौधरी का स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, जितना दबाव डालना डालो। अपेरेंटली ये भी सेक्शन 124A में फॉल करता है। ये सब स्टेटमेंट्स इग्नोर हो रही थी, पहले नजरअंदाज हो रही थी, कोई कुछ कह नहीं रहा। आपने समझ लिया आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं कहता हूं कि फवाद चौधरी साहब का ये जो स्टेटमेंट है कि इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते हैं, सेक्शन 124A पाकिस्तान पीनल कोड ये कहता है कि अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ हेट्रेड या कंटेम्प्ट इंसाइट करता है लोगों के अंदर, तो उसके ऊपर 124A लग सकता है, जो कि अगर अदालत में साबित हो जाए तो उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। जो 131 डॉक्टर शहबाज गिल पे लगा हुआ है वो म्यूटनी की बात करता है, अबेटिंग म्यूटनी की बात करता है, उसकी जो सजा मैक्सिमम है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक है। उसके अलावा एक पब्लिक मिसचीफ का लगा हुआ है, उसकी सजा 7 साल तक जा सकती है। तो सजाएं तो इसमें भी बहुत मतलब कि संजीदा किस्म की हैं, सख्त किस्म की हैं। तो इसके ऊपर मैं अलहदा से वीलॉग बनाऊंगा कि आर्मी एक्ट का इतलाक डॉक्टर शहबाज गिल पर हो सकता है या होना चाहिए, या आईनी तौर पे या कानूनी तौर पर दुरुस्त है। और अगर आर्मी एक्ट का इतलाक होता है तो फिर पहला स्टेप उसका ये होता है कि मुल्जिम को फौरी तौर पे वो मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाता है, और उसके बाद पूरा उसका एक ट्रायल का तरीकाकार वजह है आर्मी एक्ट 1952 में, जिसके तहत फिर उस मुल्जिम का ट्रायल चलता है। वो कैसे चलता है, वो जज साहिबान कौन होते हैं, वो बेंच कौन बनाता है, उसकी अपील हो सकती है नहीं हो सकती है, अपील होती है तो किसके पास जाती है, ये सारी चीजें मैं अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट द फैक्ट रिमेन्स,
दैट एज अ लॉयर आई स्टैंड विद द प्रिंसिपल कि ये एक एक्यूज का बुनियादी हक है कि उसे फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, और डॉक्टर शहबाज गिल पे सख्त वक्त है, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। लेकिन जाते हुए मैं फिर ये कहूँगा कि ये हम सब के लिए एक लेसन भी है कि बोलने से पहले सोचें, बोलने से पहले सोचें। और मैं नहीं, चले अब इससे आगे मैं कोई बात नहीं करता। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।